केजीएमयू डीवी का सबसे बड़ा मुद्दा है आप लोगों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। मैं रेफर दूंगा ऑफिशियल साइट्स का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक चीज बता दूं कमेंट स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको स्पेशल हो सके अपनी पर्सनल डिटेल को हाइड करके आप उसको प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि उस चीज को और भी लोगों को जानकारी प्रोवाइड हो पाए और क्लैरिफिकेशन हो पाए जिनको बाई मिस्टेक या टेक्निकल के कारण वो मेल नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल पेज, ये ऑफिशियल नोटिस है डीवी का, और इसमें जो जो आपके डीवी में डॉक्यूमेंट होने वाले हैं मैं 1 to 1 पूरा क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, सबसे पहले मैं बता दूं सारे डॉक्यूमेंट की आपको एक फोटोस्टेट का सेट लेके जाना है, मिनिमम एक नहीं दो लेके जाइएगा, इट्स माय प्रेफरेंस। ठीक है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में मिस प्रिंट, ओवरलैपिंग, फोटोकॉपी में अगर होती है तो आप कम से कम दूसरा आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब मैं ये जो लिस्ट बताने आ रहा हूं इस सीरीज में ही अपने डॉक्यूमेंट लगा के रख ले, है ना, और सारे डॉक्यूमेंट एक साथ लेके बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की, सबसे पहले हम एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लगाएंगे। ठीक है, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में सबसे पहले हमारा आता है 10th। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और मेंशन द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, कहने का मतलब ये वो सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है और डेट ऑफ बर्थ इसी से की जाएगी काउंट। नेक्स्ट, 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, अलॉन्ग विद ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, 10th 12th, ठीक है, इसमें जो आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इंप्रूवमेंट वगैरह हो तो वो भी आप इसमें इसी में ही आपको इस सीरीज में लगा देना है। नेक्स्ट, आपका डिग्री एंड डिप्लोमा। किसी भी पोस्ट में दो तरीके की पोस्ट है इसमें, किसी में डिग्री मांगी गई है, ठीक है, किसी में डिग्री है और तो किसी में डिप्लोमा। ठीक है, तो दोनों में से या तो ये होगा आपके पास या ये होगा, जो वरीयता दी गई होगी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो वो दोनों में से आपको एक लगा देना है। उस यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा है, तो सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं कि जैसे डिग्री, जो आपको डिग्री मिलती है केवल बस वही लगा देना है, नहीं, सारी मार्कशीटें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बी फार्मा है ना, तो आपको 4 साल की मार्कशीटें आपको लेके जानी है विद डिग्री के साथ। और अगर एक केस अगर है जो कि अभी मैं सुनने में कमेंट में आया था कि मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल डिग्री है, तो प्रोविजनल डिग्री के केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जो प्रिंट आउट निकलेगा, तो जो प्रिंट आउट निकलेगा उसमें यहाँ पे प्रिंसिपल की साइन होनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक आपका प्रिंसिपल आपके कॉलेज के थ्रू से ये साइन नहीं आएंगे, मोहर नहीं आएगी, तब तक ये वेरीफाइड या फिर ये प्रोविजनल डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको लेके जाओगे फिर आपके आपके यहाँ तो फिर कोई ना कोई एफिडेविट वगैरह XYZ आपसे बनवाया जाएगा, जिसमें आपका टाइम और आपका स्ट्रेस दोनों ही बढ़ेगा, टाइम वेस्ट होगा और स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, इस काम को पहले ही कर लें क्योंकि उस एफिडेविट के बाद भी आपको ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी, तो पहले कर लें, अभी आपके पास वक्त है। ऑल ओवर इंडिया में इतनी कोई दूरी नहीं है कि आप 24 से 48 घंटे में कवर ना कर सकें। ठीक है, इतना ट्रेन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, भाई मैं ये कह रहा हूँ, फ्लाइट अभी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है पर ट्रेन नेटवर्क भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हर चीज में एप्लीकेबल नहीं होता, हर पोस्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फार्मेसी का है तो फार्मेसी का आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है, पीसीआई के द्वारा। ठीक है, तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसी में मैंडेटरी जिनके बिना वो वर्क ही नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर का एमसीआई से होता है। ठीक है, किसका, डॉक्टरी का। नर्सिंग का है, ठीक है, अगर आप नर्स की कोई पोस्ट है तो उसमें नर्सिंग का किससे होता है, नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, तो अगर आपकी काउंसिल है और उसमें रजिस्ट्रेशन एक मैंडेटरी है अलाउंसेस, ठीक है, और जो एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है तो आपको ये कहना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट है, तो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन का ऐसा कुछ नहीं होता, ना कोई ऐसी काउंसिल है जिनके थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। देखो ऐसा होता है, रजिस्ट्रेशन वो एक प्रोसेस होती है कि आपको एक प्रूफ मिला कि हाँ आप इस एजुकेशन के बाद आपके पास ये एक आइडिया है कि हाँ मैं इस काम के लिए वैध हूं। ठीक है, और ये ज्यादातर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेडिकल फील्ड में ही रहता है। ठीक है, बाकी अगर नॉन मेडिकल फील्ड में अगर होता हो तो सॉरी, मुझे अभी उसकी नॉलेज नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर की या फिर बीटेक वगैरह की कोई भी पोस्ट की हो उसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन का कोई भी पोस्ट नहीं होती है, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ नहीं इशू होता है। ठीक है, ऐसा आपकी ना कोई काउंसिल है ना कोई ऐसा कुछ है बॉडी आपके लिए। अब हो गया, हो सकता है अब आपके लिए मेरे ख्याल से एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, हो सकती है ये भी डाउट आप लोगों के हैं जो मेरे को ध्यान है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मान के चलते हैं आप फार्मासिस्ट ही हैं, मैं फार्मासिस्ट को इसीलिए कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे भी इसके बारे में नॉलेज है, और इनका रजिस्ट्रेशन भी होता है ना, तो
फॉर के मान के चलते हैं आपके फार्मासिस्ट है, ठीक है, और आपने इसी पोस्ट पे अप्लाई किया। अब आपका रजिस्ट्रेशन, इसमें जैसे कि एक चीज क्रूशियल डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल 2004, ये ओबीसी के लिए लिखी हुई है, वो चीज अलग बात है कैटेगरी में, इसमें बाद में आएंगे। पर ये आपके लिए भी है फॉर्म भरने की, लेकिन ये आपके लिए ये हो जाता है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, मतलब कितनी, 31 मार्च, ठीक है, कितनी, 25 की। तो ये ध्यान रखें, इस तक आपका कोई भी एक्सपीरियंस चल जाएगा, इसके बाद का एक दिन का भी चलेगा नहीं, 1 अप्रैल 2025 को आपका नहीं चलेगा, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक एग्जांपल और दे दूं आपको, ठीक है। एग्जांपल ये है कि आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंडीशन, ये दो कंडीशन मान के चलते हैं। पहली कंडीशन कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, थोड़ा नेक साफ कर लें, थोड़ा नेक स्पेस हो जाएगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें पहली कंडीशन आपकी ये आती है कि आपका फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यू होना है, ठीक है, मान के चलते, क्योंकि पहले साल होता है, फिर वो 4 साल के लिए हो जाता है, ठीक है, और फिर वो हर 5 साल के लिए होता था, फिर हर 5 साल बाद कराना पड़ता है। मान के चलते हैं अभी जैसे मेरा एक कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उसका रजिस्ट्रेशन पिछली साल 31, ऑब्वियसली बात है, सबको पता ही होगा कि 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है ना, और 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक आपका वो ग्रेस पीरियड चलता है, और इस पीरियड के दौरान आप अप्लाई कर सकते हो, और इस 1 जनवरी से पहले आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसा केस था, ठीक है, आपका जैसे कि मतलब आपका रिन्यू में है, रिन्यू में प्रोसेस है, रिन्यू में आया नहीं है, अभी 6 महीने हो गए, क्योंकि अभी मेरा 6 महीने बाद आया था, रिन्यू के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो आया था, तो मैं क्या वैलिड नहीं हूँ? मैं बिल्कुल वैलिड हूँ, और ये कंडीशन किसी और की नहीं, मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं पक्का वैलिड हूँ, मुझे नहीं कोई ले सकता। हाँ, वो ये है कि मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, वो चीज़ अलग बात है, ठीक है, उसको मैं सिलेक्शन लिस्ट में नहीं हूँ, वो बात अलग है, बट डॉक्यूमेंट बेसिस पे नोबडी कैन डिनाई मी। दूसरी कंडीशन कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आपका एक्सपीरियंस है वो आपका 2 फरवरी को खत्म होता है, मतलब 2 फरवरी को पूरा हुआ, और सिंपल सी बात है, आपको सबको पता ही होगा कि फॉरम की जो लास्ट डेट है वो 2 बार बढ़ी है ना, 1 जनवरी तक हुई थी, फिर फरवरी, फिर मतलब जनवरी तक तो थी, फिर फरवरी तक हुई, और फिर 31 मार्च हो गई। तो फिर अगर इस ये जो बढ़ने की प्रोसेस की वजह से आप वैध हो गए हो, अगर जनवरी तक ही वैध होता होता और आपका जो है एक्सपीरियंस, या फिर कहें एक्सपीरियंस कहें, या फिर एक्सपीरियंस जो भी है वो आपका अगर 2 फरवरी तक अगर नहीं हो पाता, ठीक है, इससे पहली बात, तो ये वाला काउंट नहीं होता, उतना ही काउंट होता। तो ये हो जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पोस्ट में 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, ठीक है, आपके अच्छे नंबर है, अच्छी रैंक लेके आए हो, सेलेक्ट हुए, तो 2-4 महीने का थोड़ा सा निग्लिजिबल चल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके दिन की बात होती, तो इतना हो जाता है। ये 1-2 डीवी में हुआ है, तो उसमें ये मान के चलो 1 साल की जगह, जैसे कि डी फार्मा वालों के लिए 2 साल का हॉस्पिटल ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस होता है ना, 2 साल का उनका कोर्स रहता है, 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग, फिर उसके बाद अगर जब गवर्नमेंट में कहीं कहीं 2 साल का उसमें एक्सपीरियंस भी ऐड करते हैं, 1 से 2 साल का, तो अगर उसमें से अगर उनका 1.5 साल का हो गया, ठीक है, तो उनका कोर्स के बाद हो गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना कंसिडरेबल हो जाता है ना। बट ये है कि 2 का 1 होना थोड़ा पॉसिबल कम है, ये फिर ये डिपेंड करता है कि आप भाई रैंक 1 2 3 में आओ, ठीक है, तो पॉसिबल। तो ये 2 कंडीशन थी, ये जितनी भी रजिस्ट्रेशन वाली और एप्लीकेशन वाली और एक्सपीरियंस वाली, मैंने ये आपको सब बता दी। और इसमें ये भी अलाउ होता है कि फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म भर दिया 31 जनवरी को, आपका एक्सपीरियंस खत्म हो रहा हो 2 फरवरी को, है ना, और फॉर्म भरने की लास्ट हो गई थी 31 मार्च, आप तब भी अलाउ हो, इस केस पे आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि अब केवल ये काउंट किया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि आपने फॉर्म भर चुका था कि नहीं भरा था। मैंने तो फर्स्ट डे में ही भर दिया था, और मेरा एक्सपीरियंस अगर 1-2 जनवरी में भी, 1 दिन जनवरी क्या 1 दिन बाद भी होता तो क्या वैलिड नहीं होता? मैं पक्का वैलिड था, लेकिन वो चीज आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से काउंट की जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं किसके बारे में, आपके आईडी के बारे में। तो आईडी में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कि सिंपल सी बात है, मैं कलर चेंज करा तो थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन हो पाए, है ना, कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड। अब इसमें आपको ध्यान चीज ये रखना, देखो भैया पैसे की बात है तो पैन कार्ड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वोटर कार्ड अभी थोड़ा एसआईआर का चक्कर चल रहा है, तो अगर आपकी कोई भी डिटेल अगर इन तीनों में किसी में भी गड़बड़ हो तो कोई मत लेके जाओ, फिर क्या लेके जाओ, डीएल ले जाओ, चल जाएगा, पक्का चल जाएगा। आधार कार्ड को आपको लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका वहां बायोमेट्रिक होगा, तो ये मैंडेटरी में है ना, क्योंकि बायोमेट्रिक में आपका जरूरत पड़ेगा। डीएल, अगर अगर आपका आधार कार्ड में अभी डिटेल सारी सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक अल्टरनेटिव आईडी में इसलिए बोल रहा हूँ इन एनी केस, क्योंकि आधार कार्ड में वैसे तो अब जैसे सबने करेक्शन लगभग करा लिया है, एक मैंने डेटा देखा था तो कंप्यूटर सेंटर वाला बोला था लगभग 90% के आसपास, ऑलमोस्ट जिनके पहले 2010 के आसपास बने हुए थे आधार कार्ड, उनके लगभग करेक्ट हो चुके हैं, तो अब आधार को डिसऑन भी कर दिया, है ना, तो वो चीज अलग बात है। तो उसमें ये चीज ये है आपके लिए कि
केवल फोटो का चक्कर आ सकता है, क्योंकि आधार कार्ड में एक रूल है कि अगर आपकी एज 18 प्लस है, आई थिंक सो, है ना, और आपके आधार कार्ड को 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो उसमें आपकी फोटो मैंडेटरी होना है। और दूसरा ये होता है जैसे कि अपन लोग, अब आप ये सोचो, एक 27 साल का बंदा है और 17 साल पे आपका आधार कार्ड बना था, तो अब मैं और उसमें कितना डिफरेंस होगा ना। तो इसके आधार पे, और कभी कभी ऐसा होता है ना, आधार में जो आपकी फोटो होती है वो काफी डल, फेड, ऑफ वाइट होती है, और आप अभी एकदम ब्राइट, न्यू, यंग होते हो, तो वो चीज भी थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसकी वजह से एक किड और मेल में ये इतना सा डिफरेंस आ जाता है, तो इस वजह से आता है, और यही चीज फीमेल में भी डिसाइड होती है ना। तो ये चीज की वजह से केवल दिक्कत होती है, और कोई अब फिलहाल वैसे दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपकी कोई भी डिटेल, बेसिक डिटेल, आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, है ना, इनमें से कुछ भी आपका इशू हो, तो आप प्लीज उसको करते हैं। अगर इन द केस आपके आधार कार्ड में एड्रेस का कुछ इशू है, मान के चलते हैं, है ना, कोई भी एड्रेस का इशू, और आपको एड्रेस अपडेट करना है, तो एड्रेस अपडेट करना अपने हाथ में, अपन खुद कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस है, आप देख सकते हो, सिंपल है ना। 50 रुपए लगभग फीस लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट हो जाना, 24 से 48 घंटे में ऑटोमेटिक अपडेट होके आ जाएगा। ठीक है, और उसका अपना हार्ड कॉपी में जो फोटोग्राफर वाली जो होती है ना फिल्म, ठीक है, उस पर आप प्रिंट निकलवा सकते हो, बढ़िया मस्त, अलाउ है। ठीक है, पैन कार्ड बिल्कुल अलाउ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पैन कार्ड में शायद एड्रेस नहीं होता है, हमारी नॉट रॉन्ग टू, या डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है। ठीक है, तो जस्ट टू बी अलाउ, तो मैंने आपको कंडीशन बता दी, जो लोगों को कंडीशन जो कमेंट में आप लोगों को पूछे थे, तो वो आप लोगों औरों के भी डाउट हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको डिस्क्लेम कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा अंदाजा रहे। यहाँ पे हम पर्पल कर लेते हैं, पर्पल बढ़िया लग रहा है ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कैटेगरी के बारे में। तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट से अब सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल कर ले। ठीक है, और प्लीज कमेंट किया करें यार कि मैंने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं दी, कि हाँ अच्छा लगा तो कुछ थोड़ा बहुत, है ना। अगर जो भी आपको रियल एस्पेक्ट लगाना है, रियल एक्सपीरियंस, तो वही किया करें, वही कमेंट किया करें, क्योंकि मुझे रॉ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा रॉ वो अनोइंग नहीं होना चाहिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, तो इसमें चार मेन चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। पहला, आप अगर SC, ST, OBC और EWS से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। मैं यूआर की भी इसमें बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि यूआर की बात नहीं करूंगा, यूआर की भी बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यूआर वाले भी कैंडिडेट मेरे देख रहे हैं, और उनके भी मन में जो डाउट है वो मैं समझ पा रहा हूँ। द सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कहने का मतलब ये आप यूपी के अतिरिक्त किसी भी राज्य से हो चाहे, है ना, तो आप इसमें अप्लाई, आपको कोई तरीके का, इस तरीके का इनमें से किसी भी एग्जाम का रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, किसी भी कैटेगरी का। ठीक है, केवल और केवल यूपी, क्योंकि ये यूपी की वैकेंसी है, इस वजह से। तो ये चीज अगर किसी को अदर स्टेट वाले को भेदभाव लग रहा हो, तो मैं आपको बता दूं जानकारी से, हो सकता है आपके स्टेट में यूपी वालों को फॉर्म भरना भी अलाउ ना हो। तो इसलिए बुरा ना माने, पहले आप ये भी देख लें कि हमारे यहाँ अलाउ है या नहीं है। यूपी में तो बहुत लोग अलाउ रहते हैं, फिर भी आप अदर स्टेट वाले अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी स्टेट में या सेंट्रल में, वो एज ए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर्म सिलेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वो एज ए यूआर, ठीक है, अनरिजर्व में। ठीक है, ये अलाउ, ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं है, केवल यूआर में आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, बस केवल स्टेट की वैकेंसी है, इसलिए। अब ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो इशू है बहुत लोगों का, वो मैं आपको बता दूं। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 या फिर उसके बाद का इशू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन एंड आफ्टर, ये ऑन एंड आफ्टर ना आपकी जिंदगी बना दी है बहुत लोगों की। ठीक है, सत्य में बहुत लोगों की जिंदगी बना दी है, क्योंकि बहुत से डाउट यही ऑन एंड आफ्टर में ही खत्म हो जाएंगे आपके। देखो, ऑन का मतलब ये है 1 अप्रैल को, और आफ्टर का मतलब ये है 1 अप्रैल 2024 के बाद कभी भी, जब तक अभी डीबी हो रहा है। ऑलमोस्ट अगर काउंटेबल किया गया तो 31 फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है 31 मार्च 2025, जो कि एक रीजनेबल चीज है अगर डॉक्यूमेंटेशन या फिर एक सिंप्लिसिटी के रूप में, या फिर एकदम जो ऑथेंटिक चीज है वो यही कहती है। बाकी ये ऑन एंड आफ्टर उन्होंने कर दिया है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका 31 मार्च के बाद भी है तो भी आपको एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक लास्ट की डेडलाइन नहीं दे रखी, इनिशियल की डेडलाइन दे रखी है। अब जैसे कि एक सब्सक्राइबर था, उसने कहा था उसका 1 जनवरी 2024 का है सर्टिफिकेट। देखो भाई, बात थोड़ी कड़वी है, पर आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, है ना। दूसरी बात, 90% है, आपको आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर बच जाओ तो कमेंट में आके राधे राधे बोल जाना, ठीक है। ज्वाइनिंग हो जाए तो किसी से कहना नहीं, अपना जाके अपने डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करना, ठीक है, और देखना। अगर देखो ऐसा है ना, अपना काम देखो, कब आदमी दूसरा व्यक्ति अपने काम के चक्कर में आपका काम बिगाड़ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। अपने डॉक्यूमेंट जो है वहाँ रिप्रेजेंट करना, अगर वो जो चीज़ कहते हैं फिर उसको मानना, वहाँ पे आर्ग्यू करने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गलती आपकी है ना। इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करना, पर एक्सेप्ट जरूर करना, क्योंकि गलती को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप गलतियां बार बार करते रहोगे लाइफ में, और ये सच में आपकी गलती तो बहुत बड़ी है। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुतों को एक बात मान के चलो मौका नहीं मिलता,
और आपको मौका मिला है और आप रह किस वजह से जाओगे, इस वजह से। हाँ, अब आप ये है कि आप ये कह सकते हो कि आपको एज ए यूआर ट्रीट कर लिया जाएगा, तो ओबीसी को यूआर नहीं ट्रीट किया जाता, केवल ईडब्ल्यूएस को किया जाता है, आप ये मान के चले, है ना। ये केवल एक केस में हो सकता है, अगर आपकी रैंक बहुत हाई हो, ठीक है, मतलब रैंक इतनी रैंक में हो कि आप यूआर में या जो ओवरऑल रैंक वाला जो क्राइटेरिया है आप उसमें सेलेक्ट हो रहे हो, वही एक तरीका है जिससे आप बच सकते हो। मतलब आपकी योग्यता ही आपकी गलती को बचा सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। अगर आपने ये अप्लाई किया है, आपने बताया कि मैं इस तरीके का डिसेबल हूं, तो बिल्कुल एप्लीकेबल है, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एडिशनल सर्टिफिकेट एज पर द एप्लीकेबल फॉर द डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो अगर आपने इसके अतिरिक्त, तो जैसे कि इन लोगों को ये तो लगाना ही पड़ेगा, यूआर से हैं, ओबीसी से, एससी से, एसटी जो भी है आपने से भरा वो भरा। अगर आप ये एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपने इनका क्लेम किया है तो इन सर्टिफिकेटों को लगाना है। ठीक है, अगर आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो आप इनको क्लेम मतलब इन पोस्टों पे नहीं ले पाओगे। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ यूआर के कैंडिडेट। देखो, यूआर के लिए इनमें से कोई सर्टिफिकेट जरूरी है ही नहीं, एक्सेप्ट अगर आपने डिसेबिलिटी का लिया हो तो डिसेबिलिटी का लगाना है, और एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर का लिया हो तो ये लगाना है। तो इसमें से इसकी हेडक आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है, आपका डोमिसाइल मांग सकते हैं। ठीक है, डोमिसाइल मांग सकते हैं, तो नहीं हो तो बनवा लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल की उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं देखी, और वो निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं डीवी में। अब इसमें लिखा क्यों नहीं है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर नहीं हो, अगर बन सकता है तो बनवा लो, हड़बड़ाना नहीं। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपका डीवी नहीं होगा। ये अगर होता है, अगर वो वहां मांगते हैं, तो इतना कर सकते हैं कि वो आपसे एक पेपर पे शपथ पत्र लिखवा सकते हैं कि मैं 7 दिन में या 15 दिन में ये सर्टिफिकेट वहां रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, या फिर ज्वाइनिंग से पहले मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वरना मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज होती है, और एफिडेविट्स वगैरह का जो मेन चीज जो मैटर रहता है वो इसमें कुछ ज्यादा रहता है। अब एक्सपीरियंस की हम बात कर लेते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपने पोस्ट में हो या पोस्ट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा हो और आपने दिया हो, तो अगर इन दोनों केसेस में कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, पहली बात चीज मांगा नहीं और आपने दे दिया है, तो ये आपकी गलती है, मैं ये मान के चलता हूँ। क्योंकि आपको इस आधार पर नहीं प्रेफरेंस दी जाएगी, वो केवल वो जहां अगर आपके में एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको हाथ में पकड़ा देंगे। ओके, कि नहीं इसकी यहाँ जरूरत ही नहीं, केवल इतना बताओ ये है या नहीं है, बी फार्मा कर रखा है कि नहीं कर रखा, कि हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन है कि हाँ है, ठीक है, बस दैट्स इट। वर्क एक्सपीरियंस, और हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, चाहे वो बी फार्म नर्सिंग का हो, फार्मेसी का हो, या एमसीआई को, किसी का भी हो, अगर आपका अगर आपने रेन्यू के लिए अप्लाई कर रखा है, तो जो रेन्यू का एक जो फॉर्म का एप्लीकेशन का प्रिंट होगा, वो भी आप साथ लेके जाइएगा, फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर अपनी बात रखने में ईजी कर पाएंगे, क्योंकि उनको फिर वो एक क्लैरिफाई कर पाएंगे कि हाँ बच्चे ने रेन्यू के लिए अप्लाई कर दिया। वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, आपके पास जो अपनी ग्रीन बुक है जो लास्ट, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दूसरा, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट को रिप्रेजेंट करोगे। हो सकता है आपको ग्रीन बुक आपसे मांगे ही ना, लेकिन लेके जरूर जाना है, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यार। हाँ, एसएससी में जो बच्चों ने अपने, क्योंकि एसएससी पहले क्या होता है, आपके जो जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट बनती है, जो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं ना, फिर उन डॉक्यूमेंटों को आपको अपलोड करना पड़ता है। और वो उसमें मैंने देखा था जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, है ना, उसमें मैक्सिमम थे जिनने ग्रीन बुक अपलोड नहीं करी थी। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये मैंडेटरी चीज है। रिन्यू और रिन्यू ना होना वो अलग बात है, पर होना आपके पास ये मैंडेटरी है ना, समझ गए हो गए अब आप। नेक्स्ट, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉय, ठीक है, एज एप्लीकेबल। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉय हैं, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या केजीएमयू के, तो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, या फिर आपने काम कर रखा है या फिर पोस्ट में मांग गया। एनओसी सर्टिफिकेट केवल उसी को शो ऑफ करनी है, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। प्लीज सुन लें कान खोल के, आप लोगों को ये बहुत डाउट रहते हैं। ठीक है, तो इन केस द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, केवल और केवल सरकारी कर्मचारी, आप कहीं पढ़ा रहे हो, अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हो, किसी के मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हो, आपका कहीं मेडिकल स्टोर पे आपका रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं करता। आप जैसे ही वहां ज्वाइन हो गए, सब जगह से आप नल एंड वाइड हो जाओगे, जस्ट ब्लिंक। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस सारी ऑनलाइन है। वहां जैसे ही आपका बायोमेट्रिक हो गया, आपकी वहां केजीएम में जैसी एंट्री होगी, हर जगह से डिसऑन हो जाओगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी, और एनओसी शायद प्रोसेस ऑनलाइन है, ठीक है, और आपको वहां उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर इसको प्रिवेंट नहीं करते तो आपका भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। डीवी में आपको एक एफिडेविट पकड़ाने के लिए बोल दिया जाएगा, और उसको आपको विद इन टाइम दिया जाएगा, 7 से 15 दिन, आपको उसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो करना ही है, तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें, जो अगर हमारे पास जो अभी 7 से 8 दिन का टाइम है, हम उसको बनाने में, उसको निकालने में ना वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोग्राफर की, सॉरी फोटोग्राफ की।
टू लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट फोटोग्राफ है, जो कि बैकग्राउंड साफ होना चाहिए। आपके पास जो भी हो वो आपके लेके जाइए, पर साफ सुथरी हो, क्लियर कट हो, और ओवर ना हो, चश्मा वश्मा लगा के ना हो, नॉर्मल जो एक जो होती है एजुकेशन पर्सन की वैसी हो, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि आपको जरूरत पड़ेंगे, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। ये आपको वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, इन दोनों चीजों को, लिंक एक्टिव है ना। बात करते हैं यहाँ पे एफिडेविट की, ठीक है। एडमिट कार्ड तो आपके पास मेल पे भी होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको हर बार मैं हर सबको बोलता हूँ, अपना एडमिट कार्ड मेल पे शेयर कर दो, मेल पे शेयर कर दो, मेल पे शेयर कर दो। भविष्य में डाउनलोड हो ना हो, हमारे पास है, जरूरत पड़ेगी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स इट। स्कोर कार्ड, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आपको प्रोसेस बताई हुई है। नेक्स्ट, एफिडेविट फॉर हैविंग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट एज एप्लीकेबल। अब एक एफिडेविट वाली जो बहुत सा हवा चला है कि भाई एफिडेविट तो नहीं लगना, मेरा एफिडेविट तो नहीं लगेगा, मेरा एफिडेविट कैसे रिप्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है, फॉर हैविंग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, अगर किसी भी पोस्ट में कहा गया है कि हमें ये एक्सपीरियंस चाहिए, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, 2 साल का चाहिए, 1.5 साल का है, ठीक है, तो उन केसेस में एज एप्लीकेबल, केवल और केवल एज एप्लीकेबल। अब मैं एक और चीज आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ, ध्यान रखना। द वर्किंग एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये ऑफिशियल नोटिस है, आपको जो एफिडेविट का इशू है, जो मैं आपको क्लियर कट कर दूं, वो डीवी के रिगार्डिंग जो अभी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई थी वो थी, यहाँ पे जो एफिडेविट का इशू वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस लिया है, वेरेबल एप्लीकेबल विल बी इंक्लूडेड द एक्सपीरियंस आइदर ऑन रेगुलर बेसिस, आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब आपका एक्सपीरियंस चाहे रेगुलर हो, आउटसोर्स पे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, विद द एक्म्पेंसी एविडेंस बेस्ड अपॉन द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के आधार पर द एप्लीकेंट में आस्क टू सबमिट एन एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट को एप्लीकेंट को एफिडेविट सबमिट के लिए कहा जाएगा। इफ नीडेड, केवल जरूरत पड़ेगी, दैट एक्सपीरियंस मेंशन इन द सर्टिफिकेट इज ट्रू, अगर जो सर्टिफिकेट दिया, मतलब एक्सपीरियंस जो दिया गया वो सही है, एंड द केजीएमयू में वेरीफाई द फैक्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन एंड पार्टी, और केजीएमयू वेरीफाई करेगी कि आपने वहां काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ध्यान रखना, दैट इज टू बी ओनली अ वर्क एक्सपीरियंस। तो ये कंडीशनेबल है, इंडिविजुअल पोस्ट पे होगा, हर पोस्ट पे नहीं है। ओनली एंड ओनली केस साफ साफ लिखा हुआ है, एप्लीकेबल, एप्लीकेंट मे बी आस्क टू सबमिट एन एफिडेविट इफ नीडेड। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अगर जरूरत पड़ेगी एज एप्लीकेबल, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है एज एप्लीकेबल, अगर वो मांगते हैं, वहां पे पोस्ट पे जरूरत है और आपने दिया है, तो आपको देना है। आपने कहा है कि भैया मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने में आपको टाइम लग रहा है, लाइक दैट हैविंग रिक्वायर्ड, तो और उसके लिए और उन सब के लिए, इसी के लिए केवल एफिडेविट है, और कोई किसी के लिए भी एफिडेविट नहीं है। मतलब दैट इज टू बी अ सिंपल एक यूनिक कंडीशन। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल नोट एज पर द एडवर्टाइजमेंट। अब आप लोग एक चीज कह रहे होंगे कि भाई एफिडेविट का एक फॉर्मेट बताओ, ठीक है। एफिडेविट का जो फॉर्मेट है, आपकी देखो, अभी एक बंदा बोल रहा था, कमेंट आया था कि भाई मेरे को मेल आया है, मैं इसीलिए आपसे कह रहा था ना, आप प्लीज अपना मेल फॉरवर्ड करें, ताकि मैं आपको एक एफिडेविट में जो डेटा है हो सके, आपका मेल बता देगा कि आपको एफिडेविट की जरूरत है ना। दूसरा, क्या डेटा होगा उस मेल में, लगभग इतनी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, बस एक्सट्रैक्ट करने की कला आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है, एफिडेविट बनने का एक सिंपल प्रोसेस होता है। एक एफिडेविट होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आप ये डिक्लेरेशन करते हो कि मेरा नाम ये, मेरा पिता का नाम ये, मैं यहाँ यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, इस इंस्टीट्यूशन से मैं इस तरीके की वो चीजें क्लेम करता हूँ, ठीक है। मैं इस चीज को सबसे करता हूँ, अगर कोई भी चीज गलती पाई जाती है तो इसमें कंप्लीटली मेरी फॉल्स होगी और मेरा कैंडिडेचर इसमें कैंसिल किया जा सकता है। इसमें ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, जो कि केजीएमयू है। ये लगभग आपकी रफली लैंग्वेज होगी, जो मैंने आपको एक बिना डेटा के बताई है, जो इस सिचुएशन में हो सकती है। बाकी आप कंडीशन लेके जाइए, जो भी आपके यहाँ टाइपराइटर, टाइपिस्ट वगैरह जो कोर्ट के आसपास होंगे ना, ठीक है, वो आपका एफिडेविट बनाते होंगे, उनको आप अपनी सिचुएशन बताइएगा, वो आराम से बना देंगे, ठीक है। नोटरी वकील वगैरह के साइन होते हैं, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और मुझे दिमाग में अभी रिसेंटली नहीं आ रही है एज एफिडेविट। हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट पूछा था कि भैया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में एक चीज ध्यान रखें, आपका लेटर पैड, जिस इंस्टीट्यूशन से किया गया वहां पे लेटर पैड, अगर आप ये कर दोगे ना, तो हो सकता है आपको एफिडेविट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और
एफिडेविट एक कंडीशन होती है, डिक्लेरेशन होती है ना। ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं बनवा के जाओ और वहां पे जब चल रहा होगा तो वहां बाहर आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा पर्सन, है ना, बता देगा कि वहां से बनवा लो, तो सब लोग वहां जाके भी बनवा सकते हो, ऐसा सीन भी होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है ना, वो ऐसा अपनी जानकारी एक दो बंदे को वहीं पे बैठा भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हाँ, ये था जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ध्यान रखना होना चाहिए कि आपके यहाँ पे जिस फर्म से किया हो फर्म का नाम, ठीक है, लेटर हेड, फर्म के लेटर हेड पे हो, उसका एड्रेस, उसकी फर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब चीजें ऊपर मेंशन हो, ठीक है। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हो कि हाँ ये मेरा नाम प्रज्ञा है, मैंने यहाँ से, मेरा पिता का नाम ये, मैंने यहाँ से इतने इतने वर्ष का इस काम के लिए ये एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशन है कि मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, लाइक दैट, इस तरीके का आपका लेटर हेड पे डेटा होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के साइन वगैरह होते हैं, यहाँ पे आपकी डिटेल वगैरह होती है छोटी सी, ठीक है, किस डेट को ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू होता है वो नीचे पड़ी होती है। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई इसको दोबारा सुन लीजिएगा, ये सारी चीजें होना मैंडेटरी है, इनके बिना अगर नहीं होता है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो होप यू अंडरस्टैंड। और हाँ, कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन करना, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है केजीएमएम में वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई तो होते ही हैं सारे डॉक्यूमेंट, बाकी एक्सपीरियंस का थोड़ा लफड़ा पड़ता है, अगर एक्सपीरियंस आपका फॉर्ज है, अगर ओरिजिनल है तो वो भी दिक्कत ही नहीं है, आपकी कोई दिक्कत ही नहीं। द रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रिजर्व कैटेगरी फॉर यूपी डोमिसाइल, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप अगर किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग भी करते हैं तो भी आपको डोमिसाइल ले जाना मैंडेटरी है ना, ध्यान रखा। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये बात। अब भाई वेन्यू वगैरह तो मैं आपको पता ही होगा, अब एग्जाम, अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि भाई ये इतने ही क्यों हैं, ये क्या सीन है, कितने लोगों को बुलाया गया है, कैसे बुलाया गया है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग लगभग होपफुल सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट अगर रह गया है तो प्लीज कमेंट में करना। प्लीज एंश्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर, ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट मैं जो सीक्वेंस अभी पूरा बताया वन टू एंड, वैसे ही ऑर्डर में आपको रखने हैं। एंड द इन्फॉर्मेशन आर मैचेस एंड द डिटेल प्रोवाइड ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, जो भी एप्लीकेशन में आपने डिटेल दी है वो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, अगर मैच नहीं होती है तो आपको फॉर्ज क्लियर कर दिया जाएगा और आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल किया जा सकता है। एनी अटेम्प्ट फॉर द इन प्रदर्शन विल बी इमीडिएटली आइडेंटिफाइड एंड क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड फुली द एक्सटेंट ऑफ लॉ। कहने मतलब ये अगर कोई भी दिक्कत हो तो आपको पूरा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, दैट्स इट। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलें। आपको अगर पता नहीं है तो मैं एक रफली बता दूं, आपका डीवी 22 से लेकर 24 के बीच में होने वाला है, बिल्कुल जिसमें एम्स का एग्जामिनेशन है, ठीक है। लेकिन डीवी वालों को काहे की चिंता करनी, अपना डीवी करो ना यार, ज्वाइनिंग करो, काहे को एम्स के पीछे पड़े हो। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।